Welcome to my YouTube channel guys. Hello, and myself Anushka Kanveer, and I will teach you here the 11th and 12th NCERT biology. So first I am taking this chapter, which one, that is 22nd chapter, जो कि सबसे last है 11th standard के, that is chemical coordination and integration. chemical coordination and integration ये chapter जो है ना, ये अपने आप में बहुत classic chapter है यार. ये chapter ना literally मतलब ये जो सबसे लास्ट में दिया है, आई थिंक ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग में होना चाहिए था, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टार्टिंग में इसको नहीं दिया है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है. देन वी विल स्टार्ट विद इट. लेकिन आप बिफोर दैट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई विल नॉट प्रोवाइड यू नोट्स. द रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करता है तो आपको उसके नोट्स पढ़ना ना अच्छा नहीं लगता. लाइक बोर हो जाते हैं नोट्स पढ़ के, बिकॉज वो नोट्स चलते ही जाते एंड समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहा है. होता है कुछ अगर आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं और फिर भी नोट्स पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि बोर हो जाते हो और फिर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नोट्स से बोल के छोड़ देते हैं. लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ो, समझो, देन उसको रिवाइज करो, देन उसके बाद लिखो. हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख लो यार, कॉकटेल बना दो, मैं तो बोलती हूँ. फिर कॉकटेल बन जाएगी आपकी. फिर उसके बाद उसको पढ़ो, समझो, बिकॉज नोट्स बनाना एक मतलब क्विक रिवीजन होता है. नोट्स बनाना मतलब अगर आपको एग्ज़ाम डे पे इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना है तो आप अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ो. देन वो जो आपने जो पढ़ा है, दो तरीके से आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी. एक तरह से आप प्रिपेयर भी हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए, एंड ऊपर से आपके नोट्स आपके पास बने रहेंगे तो आपको एक माइंड में रहेगा कि नो, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है एंड आई नो कि मुझे क्या लिखना है इसमें. आप अपने मन से भी एडअप कर सकते हो. फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक है, लेट्स बिगिन विद अवर चैप्टर, दैट इज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन दिया है. लिटरली इंट्रोडक्शन ना जो होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिर्फ आपको एक वो उस चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस करता है कि ये चैप्टर में लिखा क्या एग्जैक्टली. सो वी विल रीड फ्रॉम हियर. You have already learned that the neural systems provided a point-to-point rapid coordinations among the organs, and the neural coordination is the fast but short-lived. अब इसका मतलब क्या है? जो न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्ले करता है. पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? शॉर्ट लिव्ड का होता है. लाइक एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स गैस का यूज़ तो करोगे क्योंकि चूल्हे तो है नहीं पहले के ज़माने की तरह. तो गैस आपने ऑन किया तो उस पर अगर पैन रखा है तो वो पैन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और आपका हाथ उसमें लग गया, तो आप फट से उसको हाथ को हटा लोगे ना. तो ये क्या कोऑर्डिनेशन है? मतलब फट से एक सेकंड के अंदर वो हाथ आपने रिमूव वहाँ से कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम आप याद रखोगे यार ये चीज़ गर्म होती है, मुझे यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है. देन ऐसा थोड़ी ना होता है. मस्त पैन पे हाथ रख दिया, आधे घंटे तक रख दिया और फिर मस्त आधे घंटे के बाद हटाएंगे, देखेंगे भाई क्या हो गया ये. मतलब ये सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन आपका आपके हाथ को देता है. ये एक अलग टाइप का कोऑर्डिनेशन है जो क्विकली होता है, फास्ट होता है, बट एकदम शॉर्ट टाइम का होता है. ठीक है, आपके ब्रेन ने आपके हाथ को सिग्नल दिया, भाई हाथ हटा दे वरना हाथ काला हो जाएगा, जल जाएगा, फील होगा, फिर बहुत ज़्यादा हार्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions needs to be continuously regulated. cellular functions जो है हमारी बॉडी में continuously regulate होते रहते हैं. continuously वो चल ही रहे हैं और बस चल ही रहे. अगर हमारे बॉडी में ये जो भी फंक्शनिंग है ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हम थोड़ी चल पाएंगे, वर्किंग थोड़ी कर पाएंगे. मतलब हर चीज़ होना ज़रूरी है. हमारे ब्रेन से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, हम हाथ पैर जो भी हिला रहे हैं वो सब ब्रेन ही करवा रहा है. ठीक है, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स. सो जो भी काइंड ऑफ चीज़ें हैं हम जो करवा रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं हमको, ये ना हार्मोन्स हमसे करवाते हैं. ठीक है, हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं. लेकिन ब्रेन जो है, जब हम बात ब्रेन की करते हैं, ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोऑर्डिनेशन जो है एकदम क्लासिक है ब्रो. वो जो उसका कोऑर्डिनेशन है दोनों का. लाइक अभी बताती हूँ एक अलग एग्जांपल बताती हूँ. अगर
किसी ह्यूमन का ब्रेन डेड है और लेकिन उसकी हार्ट बीट्स चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो वो ह्यूमन है ना वो कोमा में चला जाएगा। क्या होगा कि उसका हार्ट तो बीट कर रहा है, ब्लड तो सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन ब्रेन जो है वो डेड हो गया है, ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, फंक्शनिंग ही नहीं हो रहा, तो वो हाथ नहीं हिला पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, एंड वो मूवमेंट नहीं होगा उसकी बॉडी में कोई भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ह्यूमन का हार्ट और ब्रेन जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब उन दोनों का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ उतना परफेक्टली नहीं होता है, ठीक है। अगर एक हार्ट ने अगर फंक्शनिंग बंद कर दिया तो भगवान बचा सकता है फिर उस इंसान को, क्योंकि फिर वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन ब्रेन ने अगर डेड कर दिया तो फिर कोमा में चला जाएगा। तो यही एक कंडीशन है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रेट करता है, ठीक है। देन द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम्स जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एक दूसरे के साथ रेगुलेट करते हैं, ब्रेन, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस इंट्रोडक्शन का? अक्खे इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ हार्मोन्स के बारे में ही बताया, अभी तो नहीं, आगे बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ न्यूरल सिस्टम के बारे में पता है, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये न्यूरल सिस्टम से बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है, बिकॉज सब ब्रेन से रिलेटेड है, ये बात याद रखना, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल switch through the endocrine glands and hormones। endocrine glands and hormones को पढ़ना है अभी क्या है कि 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा तो होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, लेकिन उतना परफेक्टली नहीं, सिर्फ पढ़ा होगा कि ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है। हार्मोन्स कौन कौन से केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन केमिकल्स जो हार्मोन्स जिनको बोला है उनका काम क्या है, उनका फंक्शनिंग क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये किसी भी तरीके के डक्ट से प्रोड्यूस नहीं होते। लाइक देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगे वो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, तो वो हार्मोन्स जो है वो डक्टलेस होंगे, सिक्रीशन उनका ना डायरेक्टली ब्लड में होगा। डायरेक्टली ब्लड में कैसे होगा? एक टारगेटेड ऑर्गन पे होगा। वो किसी भी वेसल्स के थ्रू, किसी भी कैपिलरीज के थ्रू अपने हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं करेंगे, वो बिंदास है एकदम, उनको जो करना है वो करे भाई। हम तो खुले में मतलब ब्लड में ही डायरेक्ट सिक्रेट करेंगे, जो उनका टारगेट है वहीं पे जाएंगे, किसी भी वेसल्स के थ्रू नहीं, किसी भी नर्व्स के थ्रू नहीं, किसी भी कैपिलरीज के थ्रू नहीं, डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन ब्लड के थ्रू, ठीक है। एंड देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड एज अ हार्मोन्स। बोला था ना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको घुमा फिरा के इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। The classical definition of a hormones as a chemical produced by the endocrine glands and reduces into the blood, transported into distinctly located targeted organs has current scientific definition as follows। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लड के थ्रू ही वो रिलीज होंगे, टारगेटेड ऑर्गन्स में एक फिक्स टारगेटेड ऑर्गन पे जाके वो अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे। लाइक किसी इससे निकल रहा है, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, तो उसके टारगेटेड और फिक्स्ड ऑर्गन पे जाके वो ख़त्म होगा। मतलब अगर हार्मोन का सिक्रीशन, देखो एक बताती हूँ, मतलब ऐसी कंडीशन भी है कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। हार्मोन एक फिक्स्ड अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो हाइपर कंडीशन में चला जाएगा, और अगर कम मात्रा में रिलीज हो गया तो वो हाइपो कंडीशन में चला जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब बॉडी को परफेक्टली काम करना पड़ेगा यार। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनको भी परफेक्टली काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक डेफिनेशन दिया है आपको, साइंटिफिक डेफिनेशन, दैट इज अ हार्मोन आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट्स। मैंने अभी बोला था कि ट्रेस अमाउंट में एक परफेक्ट क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गए तो फिर हो गया, फिर बेड़ा कर्क, फिर हाइपर कंडीशन में चला जाएगा वो, और अगर कम क्वांटिटी में तो हाइपो कंडीशन में। और दोनों ही डिसएडवांटेजेस है भाई, डिजीज़ आप में हो सकते हैं किसी भी तरीके के। अगर हाइपर कंडीशन में चला गया तो डिजीज़ हो जाएगा, हाइपो कंडीशन में चला गया तो डिजीज़ हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे अभी। और हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएटिक, अभी सिंपल भाषा में बताती हूँ। अब नॉन न्यूट्रिएटिक मतलब जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, न्यूट्रिशन लेस जिसको हम बोलेंगे, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, ये नरिशमेंट नहीं कर सकता है। एंड विच एक्ट्स एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर मैसेंजर? इंट्रासेलुलर मैसेंजर का मतलब है
मॉलिक्यूल और टारगेटेड ऑर्गन्स जो है उनके बीच का इंटरेक्शन, जो जिन्हें यहाँ पर हार्मोन्स को इंट्रासेलुलर मैसेंजर बोला है ना, तो मॉलिक्यूल्स और टारगेटेड सेल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो हार्मोन्स के थ्रू होगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट्स कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी होगी इसकी, होगी ना, उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस होंगे। द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। अभी यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स पोजेसेस अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, इनवर्टिब्रेट्स बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पोजेस करते हैं। एंड फ्यू हार्मोन्स वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट्स एज एक्ट्स एज अ हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशंस इन द वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, बैकबोन नहीं होता, ठीक है। बोनलेस एनिमल्स बोल सकते हो आप, लेकिन बैकबोन पर्टिकुलरली नहीं होता उसमें, वर्टिब्रेट्स में होता है। इन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स इज डिस्क्राइब हियर। अब यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्क्राइब किया है नीचे, तो एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पे पढ़ेंगे हम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या बोलता है? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें ना हमें भाई ये जो लाइटिंग है ना, मतलब ये लेज़र वाली जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, सही है ना, मस्त चमक रही है ये। सो आगे पढ़ेंगे हम। Once more! Once more! Once more! ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पैराथायराइड के बारे में पढ़ना है, थाइमस के बारे में पढ़ना है, पेनक्रियास, एड्रिनल एंड गोनाड्स दैट आर टेस्टिस एंड ओवरीज, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। ह्यूमन फीमेल में ओवरीज आती है एंड ह्यूमन मेल में टेस्टिस आते हैं, ओके। सो अभी इसके बारे में हमें डीप और डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग अ डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, मतलब एक टारगेटेड ऑर्गन पे ही ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये सिक्रेट होंगे, ये तो पहले ही बता दिया था। अभी यहाँ पर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, लाइक पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज आती है, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल are organized endocrine bodies in our body. In addition to this, some other organs, example gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract like इसमें गैस्ट्रिन आएगा, सिक्रेटिन आएगा, जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करेगा। एक मिनट, इसमें गैस्ट्रिन होगा, गैस्ट्रीन, फिर इसमें क्या होगा? लिवर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, चलता है, ओके। देखो इसमें क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है ना, इसमें नाम याद रख लो, इसमें गैस्ट्रीन और सिक्रेटिन होगा प्रोड्यूस, एंड आफ्टर दैट लिवर जो है इसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, देन ग्रोथ लाइक फैक्टर्स जो है वो सब, एंड किडनी इरिथ्रोपोएटिन, नाम तो सुना ही होगा, इरिथ्रोपोएसिस नाम तो सुना ही होगा, फिर विटामिन डी भी होता है। नाउ ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स। अ ब्रीफ account of the structures and the functions of all the major endocrine glands and hypothalamus of human body is given in the following section. अब यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, उन सबको इंडिविजुअली पढ़ना है। इंडिविजुअली पढ़ना है तो पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हाइपोथैलेमस क्या कहना चाहता है? एज यू नो दैट द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेरॉन, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। याद रखना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज पिट्यूटरी का काम होता है सारे हार्मोन्स को रिलीज करना, बट हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी का प्रोडक्शन करता है। मतलब जो मेन हार्मोन है ना,
का जो फंक्शनिंग है सब इसके हाथ में है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे द फोर ब्रेन एंड इट इज रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अ बॉडी फंक्शन। ये हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, वाइड स्प्रेड बोल सकते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ अ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन। ये न्यूरो सेक्रेटरी टाइप्स के कुछ सेल को कंटेन करता है जिसे न्यूक्लिन बोला है, विच प्रोड्यूसेज अ हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ अ पिट्यूटरी हार्मोन। सो ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल से जो हार्मोन रिलीज होंगे ना, वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन करेंगे, उसका सिंथेसिस करेंगे। नॉर्मल सी बात है, पहले बोला मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जब इसे बोल दिया गया है मतलब मास्टर तो पिट्यूटरी है, फिर उसका मास्टर हाइपोथैलेमस है, तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बनाएगा। ठीक है, देन हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बनाता है ना वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ अ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, स्टिमुलेशन क्या होता है, टू मेक समथिंग मोर एक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलेट। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं तो विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। इनहिबिट करना मतलब टू हैपन समथिंग मोर स्लोली, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्लो मात्रा में करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड एज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा गया है। अब गोनाडोट्रोपिन, ऑफकोर्स अब यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन बोला गया है, तो गोनाडोट्रोपिन यहाँ पे हमने गोनाड्स की बात की थी ना, जो कि ये है टेस्टिस एंड ओवरीज, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोला गया है, तो जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड हार्मोन्स होंगे वो इसमें आएंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में। अदर हैंड द सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा पिट्यूटरी में सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अदर हैंड बोला गया। दीज हार्मोन्स ऑर्गेनाइजिंग्स इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ओके, passes through the axons and are released from their nerve ending. So ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमैटोस्टैटिन जो है, गोनाडोट्रोपिन्स तो गोनाड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये ग्रोथ हार्मोन लाइक प्रोड्यूस करेगा। ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ नाम में ही ब्रांड छुपा है, लाइक सुनो कैसे क्या होगा कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, इसी से हमारी ग्रोथ होती है। जो हम इतने बड़े मतलब जुवेनाइल फेज से, बर्थ फेज के बाद हमारा जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल फेज के बाद हमारा प्यूबर्टी फेज आता है, फिर अडल्ट फेज आता है, तो ये जितने भी फेजेस है ये सब ग्रोथ हार्मोन के हाथ में। मतलब ग्रोथ अगर नहीं हुई तो आप क्या इतने से ही नहीं दिखोगे क्या, तो वो बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो passes through the axons and releases from their nerve endings. These hormones reaches the pituitary glands through the portal circulatory systems and regulates the functions of the anterior pituitary. ये ग्लैंड जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी सिंथेसिस करता है, मतलब लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो टाइप के प्रकार है इसमें, जो कि पिट्यूटरी फर्दर डिवीजन है। ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, उसके बाद एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। द posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. posterior pituitary जो है ना ये directly under control है hypothalamus के अंदर, because यही पढ़ा देती हूँ, चार्ट भी बता देती हूँ। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट जो मैंने अभी बनाया है ये एक चार्ट है, लाइक देखो पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ जाओ अभी सब, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इसको पढ़ने के लिए ना ये ऐसा कंसिस्टेंस मतलब चार्ट बनाना ज़रूरी था, बिकॉज थोड़ा हॉचपॉच टाइप का दिया है वहाँ पे, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उसमें ना फर्दर ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्दर दो कौन से टाइप्स में डिवाइडेड है,
एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोला गया है और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला गया है। और अभी जो ये एडिनो हाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पास डिस्टल्स एंड पास इंटरमीडिया। अब पास डिस्टल्स जो है ये फर्दर 6 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। 6 हार्मोन्स मतलब कौन से हार्मोन्स है अब इसमें? ओके लिसन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये 6 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब लास्ट के ये जो आपको 2 हार्मोन्स दिख रहे हैं लास्ट के, ओके, तो ये जो 2 हार्मोन्स है ना, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिन्स में आते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मतलब ये गोनाड से रिलेटेड है। तो ये दोनों हार्मोन्स याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग आपको सिर्फ गोनाडोट्रोपिन्स में ही मिलेंगे। दैट आफ्टर दैट पास इंटरमीडिया जो है ना, इसमें एक ही टाइप का हार्मोन है, दैट इज मेलानोसाइड। मेलाटोनिन तो इसका पीनियल का। पास इंटरमीडिया जो है इसमें एक ही टाइप का हार्मोन सिक्रेट होता है और बनता है, प्रोड्यूस होता है, दैट इज मेलानोसाइड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट्स। अब फर्दर इसके बारे में जो आगे की प्रोसीजर उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ना, इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स में ये डिवाइडेड है। 2 टाइप के हार्मोन्स बोले तो कैसे देखो, एक तो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एंड वैसोप्रेसिन। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है बट ठीक है, वैसोप्रेसिन 2 टाइप के हार्मोन्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का वर्किंग क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आगे समझने में प्रॉब्लम ना जाए। ऑक्सीटोसिन जो है ना, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। भाई एक मिनट, क्या चीज़ है लव हार्मोन? ओके, लव हार्मोन भी कहा जाता है बिकॉज इसके 2 डिफरेंट ये चीज़ें बताती हूँ, ये किस किस चीज़ों में काम आता है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, उसका पार्चुएशन मूवमेंट चलता रहता है, जब इन्फेंट का हेड बाहर आता है एंड वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब इन्फेंट बाहर आते रहता है तब वो क्या होता है कि वो एक सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये उसे बोलता है इन्फेंट कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दें। अब ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज प्रोलैक्टिन जो है ना, ये मेमोरी ग्लैंड का प्रोडक्शन करता है और मिल्क प्रोडक्शन करता है। बट जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें ऑलरेडी जो है मिल्क फॉर्म्ड रहता है एंड स्टोर्ड रहता है, लेकिन जो मसल जो रहते हैं ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का काम आता है। तो उस वक्त अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उसने मेमोरी ग्लैंड के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो मिल्क का इजेक्शन होगा और मिल्क फिर बाहर निकल जाएगा निप्पल्स के थ्रू। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वैसोप्रेसिन की अगर हम बात करें तो वैसोप्रेसिन जो है ये एक किडनी वाला हार्मोन है, मतलब किडनी से रिलेटेड है। अगर वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी में तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने का काम ये करता है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या होता है ना, नॉर्मली उस कंडीशन में कि आप बार बार लेटरिन जाते हो, है समझ जाओ, अभी समझने वाले समझ गए होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा पेट का मटेरियल तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भी वो कंडीशन स्टार्ट रहती है, वो प्रोसेस स्टार्ट रहती है, तो उसके बाद भी आपका वाटर लॉस होता है। तो उस वाटर लॉस को रिकवर करने के लिए आप ORS पीते हो। ORS जो होता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है। डिहाइड्रेशन को फेस करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए डिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप तो पूरे बेहोश हो गए, गिर के पड़ जाओगे और ग्लूकोज की बॉटल चलानी पड़ेगी फिर। ठीक है, उसमें भी सॉल्ट रहता है। सो ये थी वैसोप्रेसिन की कंडीशन एंड ऑक्सीटोसिन की कंडीशन। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल गेट बैक टू अ टॉपिक दैट इज दिस। तो अभी हम बात करेंगे पिट्यूटरी की, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी बात करेंगे हम। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
इसको पढ़ना ही है बस। अभी तो चार्ट बता दिया, तो चार्ट के थ्रू आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वो समझ गया होगा कि कैसे वो फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड अभी यहाँ पे एक और बार पढ़ लेते हैं, मतलब और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड एज ए सिला तुर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में प्रोड्यूस्ड है जिसे सिला तुर्सिका बोलते हैं, एंड इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस विद द स्टॉक टाइप एक ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखेगा स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर, उससे वो अटैच है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। बोला था एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस को डिस्क्राइब किया। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ द टू पोर्शंस दैट इज अ पास डिस्टल एंड पास इंटरमीडिया। ठीक है, पास डिस्टल्स एंड पास इंटरमीडिया में वो फर्दर डिवाइडेड है। पास डिस्टल जो है ये 6 टाइप के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही पढ़ाया था मैंने और चार्ट भी बहुत सही बनाया था। अगर आप चाहो तो बैक जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पास इंटरमीडिया की। पास इंटरमीडिया जो है इसमें सिर्फ एक ही टाइप का हार्मोन था, दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूरोहाइपोफाइसिस की, पास न्यूरोसा ऑल्सो नोन एज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीजेस 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, पाचुएशन के बाद वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन्फैंट सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देता है, मेमोरी ग्लैंड्स के जितने भी मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और मिल्क का इजेक्शन होता है। ठीक है, वो हो गया। वैसोप्रेसिन किडनी रिलेटेड हार्मोन है, हमको पता है, जो कि वाटर लॉस जो होता है, वाटर लॉस को रोकता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली ये कंडीशन भी हमने समझ ली, क्लियरिफाई यहाँ तक। विच आर एक्चुअली सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये जो है ना हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है ये 2 हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, बट ये स्टोर करके रखता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब ज़रूरत पड़ती है ना, सिग्नल्स मिलने के बाद ये अपने आप रिलीज हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये क्लासिक मीनिंग, मतलब कितना क्लासिक है ना, मतलब बनाता हाइपोथैलेमस है और स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में करके रखता है दोनों को, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितने भी मैंने 6 हार्मोन्स बताए थे, ये जो ब्लैक इस ये जो ब्लैक इसमें आपको दिख रहे हैं ना, ये जो भी हार्मोन्स हैं, इन सबको ना अभी हमें इनके फंक्शनिंग को देखना है। इनको इंडिविजुअली एक एक लाइन सबके बारे में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर है ओवर सिक्रीशन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गिग्नेटिज्म। ओके, एंड the low secretion of the growth hormone results in the stunt growth resulting in the pituitary that is a dwarfism। अब गिग्नेटिज्म क्या है भाई, जाइंट शेप का इंसान हो जाता है गिग्नेटिज्म में। ठीक है, देखो चढ़ा नहीं रहा है किसी को, लेकिन गिग्नेटिज्म में ना वेट जो है तो बहुत बढ़ जाता है, जाइंट शेप लगता है। और ड्वार्फिज्म जो होता है वो स्टंट ग्रोथ होता है। मैंने पहले ही बताया था, अगर हार्मोन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो गया, तो अभी यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल ले लो। ग्रोथ हार्मोन जो है ये ज़्यादा अगर मात्रा में निकल गया आपकी बॉडी में, हार्मोन रिलीज हो गया, तो क्या होगा, गिग्नेटिज्म होगा, जाइंट शेप वाला इंसान बन जाएगा। और अगर लो मात्रा में सिक्रीट हुआ, देखो रिजल्ट लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर दिया है, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द रिजल्ट्स इन द पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। स्टंट ग्रोथ, बोने की हाइट वाला इंसान, ऐसे बन जाते हैं लोग। अभी यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस भी नहीं डाउनलोड की है, आपको दिखा सकती थी, वरना गिग्नेटिज्म और ड्वार्फिज्म। सो आफ्टर दैट prolactin regulates the growth hormone of the mammary gland and formation of the milk in them। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में कंफ्यूजन होता है। अभी फिर से देखो, मेमोरी ग्लैंड की बात आई तो आपके माइंड में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन आता है और फिर प्रोलैक्टिन आता है। लेकिन सबसे पहली बात, ऑक्सीटोसिन जो है ना वो सिर्फ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी।
मेमोरी ग्लैंड के। लेकिन प्रोलैक्टिन जो है ये प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन करता है एंड मेमोरी ग्लैंड को भी फॉर्म करता है प्रोलैक्टिन। सिर्फ ऑक्सीटोसिन को सिग्नल मिलने पर ही वो काम में आता है और वो इन्फेंट से ही सिग्नल मिलता है उसे। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हाट अबाउट द थायराइड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। ऑफ कोर्स नाम ही है ब्रांड। देखो थायराइड हार्मोन जो रहेगा ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड हार्मोन ही प्रोड्यूस करेगा भाई, थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, एंड अभी हम बात करेंगे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन कॉल्ड एज अ ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स आप एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ोगे। एड्रिनल ग्लैंड की जो आउटर लेयर है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला गया है और जो अंदर की लेयर होते हैं उसे एड्रिनल मेडुला कहा गया है। ठीक है, स्टेरॉइड एडिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का सिक्रीशन करते हैं एंड कॉल्ड एज अ ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। इन्हें ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स भी कहा गया है। ठीक है, आफ्टर दैट follicle stimulating hormone. Okay, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone gonadal activity and hence are called as a gonadotropin hormone. तो मैंने फर्दर इसके पहले भी बताया था आपको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं ये गोनाडोट्रोपिन से रिलेटेड होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाड्स कौन कौन से हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इनसे रिलेटेड जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो सब गोनाडोट्रोपिन्स में आएंगे। ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात की, अभी हम मेल्स की बात करेंगे। इन मेल्स द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। मेल्स में एंड्रोजन होता है एंड फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। ठीक है, फ्रॉम द टेस्टिस से एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड होता है इन मेल्स। ठीक है, नाउ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन। देखो बहुत सारे लोगों को ना स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस नहीं समझ में आता भाई। जो रिलीज होता है ना वो सीमेन होता है और उसके अंदर स्पर्म होता है। ठीक है, बोलने का तरीका सुधारो। देन आफ्टर दैट इन मेल्स द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हो गया। अभी हम बात करेंगे फीमेल्स की। इन फीमेल्स द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स included the ovulation of the fully matured follicles, that is Graafian follicles, and maintains the corpus luteum formed from the remnants of the Graafian follicles after the ovulation. इसकी बात की हमने। अभी ओव्यूलेशन क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स में भी हेल्प करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप 12th स्टैंडर्ड में ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर है उसमें। लेकिन फर्दर मैं आपको सिर्फ एक उसकी ट्रेलर झलक दिखा देती हूँ क्या है। तो ओव्यूलेशन मतलब होता है कि अगर किसी वुमेन या लेडी या गर्ल को अभी आज की डेट में पीरियड्स आते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आज स्टार्ट होती है उनकी, तो उस डेट को पकड़ के आफ्टर 14th डे पे एक एग रिलीज होगा उसके ओवम से, जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब अगर उसका सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट होता है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के साथ। लेकिन अगर वो नहीं होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका, तो क्या होता है कि वो ना कॉर्पस ल्यूथियम में कन्वर्ट हो जाता है और डिजेनरेट मतलब डिग्रेड हो जाता है। डिजेनरेट नहीं होता, डिग्रेड हो जाता है, गल जाता है वो वहीं पर कॉर्पस ल्यूथियम के फॉर्म में। ठीक है, सो ये कंडीशन होती है ओव्यूलेशन की। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, अगर नहीं होता है तो फिर कॉर्पस ल्यूथियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंडक्ट में होता अंडर में होता है। ठीक है, follicle stimulating hormone stimulates the growth and development of the ovarian follicles in the females. Okay, ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रोथ करता है ओवेरियन फॉलिकल्स का और उनका डेवलपमेंट करता है फीमेल्स में। अब मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स एज अ मेलानोसाइड्स। अब मेलानोसाइड्स की बात करें, मेलेनिन आ गया ना इसमें, देखो मेलेनिन की बात ही कर रहा है ये, मेलेनिन की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ अ स्किन की पिगमेंटेशन भी आ गई। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ये तो हमारा फेवरेट वाला ऑर्गन है भाई, हार्मोन है। फेवरेट हार्मोन कैसा है? बिकॉज ये लव हार्मोन है ना।
ये बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन इसीलिए किया गया है इसको, ऑक्सीटोसिन को, बिकॉज इसकी फंक्शनिंग ना बहुत अलग है, ये हर जगह काम में आता है। सर्च करना इसके जितने भी यूजेस है या फिर ये कौन सी इसमें रिलीज होता है कंडीशंस में, तो मिल जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी, फीमेल्स में स्मूथ मसल वजाइना होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन करने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है पार्चुएशन के टाइम पे, ठीक है। In females, it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth. देखो यहाँ पे मेंशन किया है। And the milk ejection from the mammary gland. मेमरी ग्लैंड में से मिल्क का इजेक्शन भी करता है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स। वैसोप्रेसिन जो है ना, ये मेनली किडनी पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे यहाँ reabsorption of a water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces the loss of a water through the urine diuresis and hence it is called as an antidiuretic hormone. मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि ये जो वैसोप्रेसिन है ये वाटर लॉस को रोकता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का बॉडी में, और ये किडनी से रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है। और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा गया है बिकॉज ये वाटर लॉस से बचाता है। देखो यहाँ पर ना मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक यहाँ पर एक स्टैंजा मिसिंग है, सो मैं स्विच कर रही हूँ अभी, बिकॉज वो एक स्टैंजा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बताया है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, so and the impairment affecting the synthesis or the release of the antidiuretic hormone results in the diminished ability of a kidney to conserve water, leading to the water loss and dehydration. This condition is known as the diabetes insipidus. अब ये कंडीशन को क्या बोला इन्होंने, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वही है, उसी चीज़ को घुमा फिरा के बता रहे हैं। आपकी बॉडी में किडनी जो है, अब क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस क्या होता है और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। डायबिटीज मेलिटस हम आगे पढ़ेंगे। तो डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो ब्लड में ना ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो किडनी क्या करती है, ग्लूकोज का जो लेवल आपके ब्लड में हाई हो गया है उसको एक्सक्रीटा के थ्रू, मतलब एक्सक्रीटा नॉट जस्ट फ्रॉम द एनल सिस्टम बट इट ऑल्सो कैन रिलीज फ्रॉम द यूरिन ना, वो यूरिन से भी रिलीज हो सकता है। तो अगर आपकी यूरिन से ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। एंड उस कंडीशन में ना ह्यूमन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में शुगर का पेशेंट हो सकता है कि नहीं। अगर रोका नहीं टाइम पे स्वीट खाने से, आपके एल्डर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा ये कंडीशन होती है, शुगर प्रॉब्लम उनमें होती है, लेकिन मानते ही नहीं है हमारे एल्डर्स, चुप चुप के स्वीट्स खाते हैं। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए डायबिटीज मेलिटस, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस उसके अपोजिट है। देखो आपकी बॉडी में, वही बोला है मैंने कि आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, लाइटरिंग बार बार जा रहे हो, समझ जाओ अभी लाइटिंग जा रहे हो बार बार, उसके बाद सब तो ख़त्म हो गया भाई, इतना कम से कम एक इंसान 5 बार लाइटिंग जा चुका है, अब उसका पेट का मटेरियल ही ख़त्म हो गया तो क्या वो लाइटिंग करेगा भाई, तो ऑफकोर्स उसकी बॉडी से वाटर भी निकलेगा, वाटर लॉस होगा। तो इस कंडीशन में ORS ही पियो, मैं तो प्रेफर करूँगी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगर नहीं पिया मत पियो, आप बेहोश हो जाओगे, फिर आप ना जब आँखें खोलोगे तो खुद को ना ऐसे हॉस्पिटल में पाओगे, भाई मेरे को सलाइन चढ़ रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, है कि नहीं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे, भाई ये क्या है, हाईलाइट हो जाता है, मेरा फेवरेट है ये ग्लिटर, ठीक है। ओके, ये पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे हम। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द forebrain. Pineal secretes the hormone called as a melatonin. Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24 hours diurnal rhythms of our body. अब यहाँ पर पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड, ये जो है यहाँ पर
2 आईब्रोज के बीच में पिट्यूटरी सिचुएटेड होता है। ठीक उसके बैक साइड में ना, डॉर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड एकदम पी के आकार का, पी मतलब मटर का दाना, हाय मेरे मटर का दाना। ये जो पी शेप का होता है वो पिट्यूटरी के पीछे होता है पीनियल ग्लैंड। अब ये ना मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन में बहुत काम आता है। 24 आवर्स डायूरेनल किसे बोला गया है, क्या है? अब ज़रूरी थोड़ी ना है डायूरेनल बोला है तो यूरिन की ही बात करेगा, यूरेनल आ गया उसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे उसके बाद रिदम ऑफ अवर बॉडी भी बोला है, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल सुन लो आप क्या है, तो एग्जाम्पल बहुत मस्त है। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल। देखो यहाँ पे स्लीप वेक साइकिल बोला है, लेकिन वो 2 अलग अलग चीज़ें, स्लीप एंड वेक साइकिल। देखो हमारे नॉर्मली डे जो है 24 आवर्स का होता है। देखो मैं अगर गलत हो जाऊँ ना तो समझ जाना, बिकॉज मैं मैथ्स स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा मैथ्स नहीं है, बहुत बकवास मैथ्स है, मैं डरती हूँ मैथ्स से। तो 24 आवर्स जो है कि नहीं, 24 आवर्स अभी मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है। अगर आप पहले तो ज़िंदगी में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बात करती हूँ रात से। अगर रात को आप 8 घंटे सो रहे हो और फिर उसके बाद आप 8 घंटे वर्किंग कर रहे हो और 8 घंटे ऐसे ही फोकट का वेस्ट कर रहे हो, लाइक टाइम पास, बाकी सब ठीक बस चल रहे हैं, 8 घंटे हो गए आपके 24 घंटे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 24 घंटे हुए हैं वो फर्दर कैसे 8-8 घंटे में डिवाइड हो गया? रात के वक्त आपको नींद क्यों आती है? बहुत से लोग होते हैं आजकल इंटरनेट की दुनिया में खो गए हैं, तो रात को 2 बजे 3 बजे सो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बॉडी का शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, भाई सो, आराम से सो, सोने दो, क्योंकि ज़िंदगी में नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखो 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे काम करो, बिंदास पढ़ो लिखो, IAS वाईएएस बनो। उसके बाद 8 घंटे जो बचते हैं ना, चलो इंस्टा की रील्स चला दो, उसमें क्या, उसमें इंस्टा की रील्स चलाओ, स्क्रॉल करते रहो, टाइम पास हो जाता अपना, चल ही रहा है सब जिंदगी में, जिंदगी झंड चल रही है ना हमारी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो स्लीप वेक साइकिल है ना, इसको भी मेंटेन रखता है। स्लीप, सोना कब है, उठना कब है, बॉडी के रिदम को मेंटेन करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, बॉडी का टेम्परेचर भी आ गया इसमें। जहाँ तक मुझे पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द मेटाबॉलिज्म। मेलाटोनिन ना मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, इनका ब्रेक डाउन होना, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। ओके ठीक है, समझ लेना आप। उसके बाद थायराइड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ना, बहुत खतरनाक ग्लैंड है थायराइड। इसका भाई पैराथायराइड है, वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत पांचट चीज़ दी है। देखो, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया के ईदर साइड में दिया। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोथ द lobes are interconnected with the thin flap of the connective tissue called as the isthmus। 2 lobes का होता है ये, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और isthmus ट्रैकिया जो है वहाँ पर कनेक्टेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और isthmus एक लाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। So the thyroid gland is composed of the follicles and the stromal tissues। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं थायराइड ग्लैंड किससे कंपोज होता है, तो वो फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से कंपोज होता है। ईच थायराइड फॉलिकल्स इज कंपोज ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। देखो लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया है उसने भर भर के, फिर से वही वेटेज दे रहा है कि
ईच थायराइड फॉलिकल जो है इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉलिकुलर सेल्स enclosing a cavity. These follicular cells synthesis two hormones, that is the tetraiodothyronine and thyroxine, and triiodothyronine, that is T3. अब यहाँ पे टेट्राआयोडोथायरोनिन, देखो साइंटिफिकली बोलने के लिए वट पढ़ाना है ना, मतलब ऐसे नहीं वट बनता है जिसका बोलने से, साइंटिफिक नेम से बोलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे उसको, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और अगर नहीं बोलना तो देखो किसी का नाम क्या होता है, रियल नेम तो होता ही है भाई, लेकिन उसको घर में चिंटू, पप्पू, पिंटू ये सब बुलाते हैं, तो आप उसको थायरॉक्सिन भी बोल सकते हो। किसी को टेट्राआयोडोथायरोनिन बोलना नहीं आ रहा तो ट्राइआयोडोथायरोनिन भी बोलो, थायरॉक्सिन भी बोलो, टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसका पेट नेम है थ्रायोक्सिन, ओके, T4 एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये दो टाइप के हॉर्मोन्स है यहाँ पे जो कि थायराइड ग्लैंड बनाता है। ठीक है भाई, साइंटिफिक नेम है यार, बहुत क्लासिक है। अगर आप बोलोगे ना ये टेट्राआयोडोथायरोनिन, ऐसे इंप्रेशन बनेगा ना आपके फ्रेंड्स के सामने आपका। लाइक मैं एक बताती हूँ, क्या है वो, द डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द सिलिका डस्ट, एक बच्चे को देखा था मैंने, वो बोल रहा था, तो दैट इज द न्यूमोनियो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियोसिस। ये बहुत क्लासिक है यार, बोलने में इतना मज़ा आता है। लाइक 45 लेटर्स की एक ये है स्पेलिंग, जो एक डिजीज़ का नाम है लिटरली। तो ये तुच्छी चीज़ है टेट्राआयोडोथायरोनिन, याद रखना बस। उसका पेट नेम है थायरॉक्सिन, ट्राई क्यों बोल रहा हूँ, थायरॉक्सिन। ठीक है, T4, टेट्राआयोडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, बस। ठीक है, एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन। अब इसमें आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, एंड डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पे इमेज दिखाऊंगी मैं आपको, रुको। आयोडीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है भाई थायराइड में। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स द हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो मैंने बोला था ना, अब यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन एकदम कम मात्रा में निकल रहा है थायराइड से, तो क्या बोलेगी, थायराइड के लिए एकदम कम रिलीज हो रहा है, तो उसको ना हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, एंड एनलार्जमेंट ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, एंड कॉमनली कॉल्ड एज अ गोइटर। ठीक है, एंड आई विल शो यू हियर ए इमेज फॉर दिस। See this image. अरे भैया धोखा देख लियो। ये आंटी आपको दिख रही है, डरना मत बस। ये जो है ना ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं रात में वीडियो बना रही हूँ। देखो ये जो आंटी है ना, इनकी जो आंखें है वो आई प्रोट्रूशन बोलते हैं उसे, ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, एंड जो थायराइड ग्लैंड का साइज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, हो गया, देख लिया। ये इमेज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, आंखें बड़ी हो जाती है, आई बॉल्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। गेट बैक टू अवर टॉपिक। ठीक है, वापस आ गए हम अपने टॉपिक में। भाई क्या है यार, लिटरली बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे पढ़ाने में। सो अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉजेज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, लीडिंग्स टू द स्टंट ग्रोथ, दैट इज अ क्रिटिनिज्म्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। अब इसकी भी इमेज मेरे पास है, मेरे को दिखाती, ये देखो, देख लो भाई, देख लो। इसमें क्या होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में इस चीज़ की कमी हो गई, आयोडीन की, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन आ गई, तो उसका जो बेबी होगा ना, उसका जो इन्फेंट होगा, उसमें ये कंडीशंस आ जाएगी। देखो, उसका जो गॉइटर है, उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम टॉपिक पे वापस आ गए हैं और अब हम फिर से इसको पढ़ेंगे। मैं परेशान हो गई इस हाईलाइट से, मार दूंगी अब इसको, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसे आगे। Hypothyroidism during the pregnancy causes the defective development and maturations of the growing babies, leading to the stunt growth and cretinisms. Maturing babies की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, एबनॉर्मल बेबीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है इसमें। अगर आप में हाइपोथायराइडिज्म है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके बेबी, जो अभी मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई ना, बस उसको याद कर लो, आप वो इमेज को याद कर लो कि कंडीशन क्या होगी बच्चों की। उनका वो जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉपेज हो जाएगी एकदम, ठीक है। एंड डिफ्ट म्यूटिज्म जिसे बोलते हैं, इट्स एक्स्ट्रा। अभी जब हम बात करते हैं अडल्ट्स की, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉजेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अब वुमेन्स में हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो इरेगुलर होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर का मतलब क्या होता है, अभी समझ गए होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर मंथ में होती है, 28 डेज के गैप में होती है। अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो हो सकता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, बट लेडी की बात कर रहे हैं हम। बट अगर इरेगुलर हो रही है, इरेगुलर, तो ऐसी टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म में कॉज्ड। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है उन्हें, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो। किसी को मंथ आफ्टर मंथ कंटिन्यूसली आते हैं, बट कुछ लोगों में इरेगुलरिटीज़ बढ़ती है उसकी, 1 मंथ का गैप दे के हो सकता है या फिर कुछ, ठीक है। ड्यू टू the cancer of the thyroid gland or due to the development of the nodules of the thyroid gland, the rate of a synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to the abnormal high level, leading to the condition called as a hyperthyroidism. अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, अगर आपको थायराइड का कैंसर हो गया, थायराइड का कैंसर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाइपोथायराइडिज्म। कन्फ्यूजन होता है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में, बिकॉज ये दोनों जो कंडीशंस है ना, ये दोनों कंडीशंस की जो इमेज मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैंने आपको 2 इमेज दिखाई। दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म में वो जो लेडी की आंखें बड़ी बड़ी थी और थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा था। लेकिन एक और कंडीशन बताई जिसमें प्रेग्नेंट लेडी अगर हाइपोथायराइडिज्म फेस कर रही है तो उसके जो इन्फेंट होगा उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी, ये एक इमेज बताई आपको। लाइक आफ्टर दैट अभी हम बात कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म की, विच एडवर्सली अफेक्टेड द बॉडी फिजियोलॉजी, जो एडवर्सली बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक भैया की इमेज दिखाती हूँ, कहाँ गया भैया, भैया की इमेज दिखाती हूँ, वेट अ मिनट, ये देखो, ये भैया की इमेज है। अब ये भैया का क्या हो गया है ना, वेट लॉस हो गया है, वेट लॉस हो गया है, बट उनका थायराइड ग्लैंड देखो, हो सकता है उनके थायराइड ग्लैंड में कैंसर हुआ हो, पूरा ही वेट लॉस हो गया यार इनका तो, मतलब हालत तो देखो, वेट लॉस हो गया है एंड थायराइड ग्लैंड बड़ा का बड़ा ही है, कैंसर डिफेक्ट हो सकता है, क्या बता, बन जाओ डॉक्टर नीट देके, फिर पता चलेगा। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, अपने टॉपिक पर आ जाएंगे वापस। ओके, मैं ये हाईलाइट से परेशान हो गई हूँ। अभी और आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया। अभी हम फिर से थायराइड ही है यार, ठीक है। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या बोल रहा है यहाँ पे, thyroid hormone plays an important role in the regulation of the basal metabolic rate. These hormones also supported the process of the red blood cells formations. मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है एंड सपोर्ट करता है आरबीसी ब्लड सेल में, यार कुछ भी मतलब थायराइड ग्लैंड, ये जो हार्मोन है, दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल की प्रोसेस को, मतलब सीरियसली सपोर्ट करता है। कोई ना, बहुत सारे काम है थायराइड ग्लैंड के, करता होगा।
अब थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. मेटाबॉलिज्म मतलब मैंने अभी बताया था, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसका ब्रेक डाउन होना न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होना, इन सब चीज़ों को ना मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. Maintenance of the waters and electrolyte balances in also influenced by the thyroid hormone. Maintenance of the water and electrolyte balances is also influenced by the thyroid hormone. And thyroid gland also secretes a protein hormone called as a thyrocalcitonin. प्रोटीन हार्मोन याद रखना, ये थोड़ा सा न्यू दिख रहा है मुझे. न्यू मतलब प्रोटीन से रिलेटेड हार्मोन है. थायरोकैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट लग रहा है. थायरोकैल्सिटोनिन पूछ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेटेड अ प्रोटीन हार्मोन. नाम बताओ भैया कौन सा हार्मोन है ये, कौन सा. बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे. अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो बहुत आपको ऑप्शन देंगे ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन. तो प्रोटीन हार्मोन बोला है तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे पैराथायराइड की. पैराथायराइड पे आ जाओ. पैराथायराइड मैंने पहले ही बोला था कि थायराइड ग्लैंड का भाई है. अब ये जो है ना, ये कैसे है, इन ह्यूमन द 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट्स इन द बैक साइड ऑफ अ थायराइड ग्लैंड. बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड में 4. देखो, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, एंड ये जो पैराथायराइड होता है वो उसके बैक साइड दैट इज द डॉर्सल पार्ट में होता है, और उसके 4 लोब्स होते हैं. 4 पॉइंट्स में, और लोब्स बोल सकते हो आप उसे. 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स. एक पेयर है और ईच जो है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है. ये देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे है ना, वेट अ मिनट, ऐसे कुछ इस तरीके से समझ जाओ अभी, ऐसे डायग्राम. ठीक है, ये बैक साइड में है. यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है. ऐसे 4 लोब्स में वो डिवाइडेड है. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पेप्टाइड हार्मोन मतलब चेन्स, एमिनो एसिड की चेन. ओके, कॉल्ड एज अ पैराथायराइड हार्मोन. देखो भाई, मेरा नाम ही मेरा ब्रांड है. पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, इसने नाम चेंज नहीं किया अपने हार्मोन का, उसने नाम भी वही रखा, पैराथायराइड हार्मोन. ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग द लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस. अब पैराथायराइड हार्मोन में ना आपको कैल्शियम आयन का जो रेगुलेशन है और कैल्शियम आयन का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा. अभी हम जब आगे बात करेंगे इसकी, तो अभी हम पढ़ते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो है. व्हाट इज गोइंग ऑन? पैराथायराइड हार्मोन increases the calcium level in the blood. Parathyroid hormone acts on the bones and stimulates the process of a bone reabsorption, dissolution and demineralization. हमारी बॉडी में ना कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये. ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन्स बोन्स में भी एक्ट करता है और उनको टू मूव. देखो, स्टिमुलेशन मतलब टू एक्टिव समथिंग, एक्टिव करता है प्रोसेस को, उसकी रीएब्जॉर्प्शन की, बोन्स की, एंड डिसोल्यूशन एंड डिमिनरलाइजेशन. मतलब बोन्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें कैल्शियम आ ही जाता है. ठीक है, बोन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम आ ही जाता है. पैराथायराइड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनियल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस द कैल्शियम 2+ एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. Reabsorption of a calcium by the renal tubules. Renal tubules किडनी में होते हैं एंड उसमें से भी वो कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है. और क्या करता है ये? एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. कैल्शियम को इंक्रीज करता है एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. समझ जाओ पढ़ के.
इट इज दस क्लियर दैट द पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। भाई जहाँ देखो वहाँ इसने कैल्शियम का जिक्र किया है। देखो यहाँ पे भी कैल्शियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम है। तो हर जगह जब इसने कैल्शियम बोला है तो ऑफकोर्स ये कैल्शियमिक हार्मोन होगा, इसमें कैल्शियम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, कैल्शियम कैल्शियम बार बार आ गया ना, तो कैल्शियम का प्रोडक्शन होगा, बार बार होगा। सो it increases the blood calcium level along with the TCT. TCT का full form that is the thyrocalcitonin and it plays a significant role in the calcium balance in the body. हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखता है ये, और एक मेजर रोल प्ले करता है उसको बैलेंस करने में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड की तरफ। थाइमस ग्लैंड क्या बोलता है? अब देखो, थाइमस ग्लैंड ने ना स्टार्टिंग ही इतनी साइंटिफिक कर दी है, क्या बताऊं। द थाइमस ग्लैंड इज द लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ अवोर्टा। साइंटिफिक लैंग्वेज है, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ क्या बोलना चाह रहा है। थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स देखो, थायराइड ग्लैंड भी एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर था, वो लोब्स में कन्वर्टेड था। अभी पैराथायराइड 4 लोब्स में कन्वर्टेड था, 2 लोब्स तो थे वो बैक साइड में था थायराइड के। अब 4 पॉइंट्स, ऑफकोर्स उसमें 4, 2 लोब्स में 4 इसमें डिवाइडेड था वो। तो अभी थाइमस ग्लैंड भी एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। लोब समझ गया क्या होता है? अब मैं बताती हूँ क्या बोला इसने। लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ अवोर्टा, अवोर्टा के फ्रंट साइड में। ठीक है, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड होती है अवोर्टा। व्हाट इज अवोर्टा? अवोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इन द ह्यूमन बीइंग। लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं, कहाँ होती है ये, कहाँ लोकेटेड होती है? भाई ये हार्ट में होती है, हार्ट में लोकेटेड होती है। देखना आप हार्ट की डायग्राम, उसमें सबसे बड़ी आर्टरी जो दिखेगी ना आपको वो अवोर्टा होगी। ठीक है, द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब मैं इसका रोल बताती हूँ, मेजर रोल। ठीक है, किस तरीके का रोल ये प्ले करता है। द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम ये करता है। एंड द ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज अ थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड जो है ये थाइमोसिन नाम की हार्मोन को सिक्रीट करता है। याद रखना, बहुत सारे अभी जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनके नाम मेंशन है, और एक्चुअली एनसीईआरटी में वो ब्लैक लाइन से एकदम ब्रॉडली आपको दिखा रहे हैं कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बस पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर से रिवाइज करो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब मेरे को बताओ थाइमस ग्लैंड, अब मैं एक बात बताती हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ। जब इन्फेंट आता है, पार्चुएशन के बाद का मोमेंट जब होता है, इन्फेंट बाहर आ गया, ऑक्सीटोसिन ने मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रास्ट कर दिया, मिल्क का इजेक्शन हो गया। अब वो जो इन्फेंट आया है, प्लासेंटा के बाहर एकदम से उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। मदर के बेली में जब तक वो था तब तक उसके लिए एनवायरनमेंट पूरा ब्लैक था, उसकी आंखें बंद थी, एंड वो ब्लड के पूरे एरिया में था। मतलब नॉर्मली वो प्लासेंटा के अंदर सेफ था, कोई डिजीज नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एकदम से वो एनवायरनमेंट में आया है, और आपको तो पता है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। बिल्कुल, इसमें पोल्यूशन नहीं है, या इसमें अगर कोई छींकता है तो मास्क लगा के छींकता है या फिर हैंकरचिप लगा के छींकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बोलना। तो ये जो है नॉर्मली बोलते हैं कि अगर स्मॉल इन्फेंट को आपको हाथ लगाना है जो न्यूली बॉर्न है, तो उसके पहले आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अब इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका इम्यून सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं है। वो अभी अभी आया है इस दुनिया में मम्मी के प्लासेंटा के बाहर एकदम से, तो उसके लिए सब बहुत अलग है। और वो जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसको फिलहाल के लिए अपना दुश्मन समझेगा
कैसे समझेगा? जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, जितने भी पैथोजेंस होंगे, एंटीजन पैथोजेंस होंगे, वो उस पर अटैक करने का ट्राई करेंगे। अब उस वक्त जब उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, तो मदर ना क्या होता है कि स्टार्टिंग के डेज में आफ्टर पैचुएशन जब बेबी बाहर आ गया तो 4 दिन तक एक मिल्क फॉर्म रिलीज होता है। मिल्क जो होता है उससे ना येलोइश मिल्क बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रम। वो जो कोलेस्ट्रम होता है ना, वो बेबी को देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ऐसे टाइम में देना होता है कि जब उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, तो मदर की उस कोलेस्ट्रम में ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है लाइक IgA, IgG टाइप की एंटीबॉडीज़, जो पैथोजन जो बाहर से आएंगे ना उसको वो अफेक्ट करेगा, उसको वो मारेगा, मतलब बेबी को ऑलमोस्ट ऑल ओवर वो प्रोटेक्ट करेगा। जब उसका थाइमस ग्लैंड फुल्ली डेवलप्ड है बट वर्किंग और फंक्शनिंग नहीं हुआ है उसका अभी स्टार्ट, और मतलब ऑलमोस्ट थाइमस ग्लैंड अभी नॉर्मल कंडीशन में ही चल रहा है, तो उसको वो एनवायरनमेंट से बचाएगा। तो वही बात हो गई ना कि जब बर्थ फेज हुआ, जुवेनाइल फेज हुआ, प्यूबर्टी फेज हुआ, आफ्टर दैट अडल्ट फेज में आ गए हम, और फिर एल्डर फेज में चले गए, तो आपका बचपन से थाइमस ग्लैंड कितना वर्क कर रहा है। एल्डर फेज में जाते तक ना आपका थाइमस ग्लैंड कमज़ोर पड़ जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए आपके एल्डर्स देखना, आपके जितने भी ओल्ड एज पर्सन आपके घर में होंगे ना, वो थोड़े थके हुए, एजिंग आ गई उनके चेहरे पे, थके हुए होते हैं। हर चीज़ को करने के लिए उन्हें थकान आती है, बिकॉज वो नहीं कर पाते, उनकी एज हो गई है आफ्टर 50 के बाद वाले पर्सन जो होते हैं, बिकॉज उनका थाइमस ग्लैंड जो है वो अभी कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया है एंड उसकी डेफिशिएंसी तो होगी ही थाइमोसिन की। इन एडिशन टू द थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट्स द प्रोडक्शन of the antibodies to provides the hormonal immunity. Okay, now thymus is a degenerated in the old individuals. अब भी बताया मैंने, है कि नहीं, कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। अब भी बताया मैंने कि ओल्ड एज पर्सन में डेफिशिएंसी आ जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। थाइमोसिन का डिक्रीज प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। ऑफ कोर्स होता ही है, आपके घर के जितने भी ओल्ड एज पर्सन होंगे वो कोई भी हैवी वेटेड चीज़ नहीं उठा सकते, वो आपकी तरह इतनी ज़ोर ज़ोर से रनिंग नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उनका थाइमस, पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उनका थाइमस ग्लैंड जो है ये कमज़ोर हो रहा है। अब आएंगे हम एड्रीनल ग्लैंड पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड, ओके, वेट अ मिनट। आवर बॉडी हैज़ अ वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एक पेयर है भाई बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड का, जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। येलोइश पार्ट जो होता है, लोगों को डायग्राम आएगी अभी आगे, एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। The gland is composed of the two types of tissues. The centrally located tissues is called as a adrenal medulla. जो अंदर का टिश्यू होता है उसकी एड्रीनल ग्लैंड की, उसे एड्रीनल मेड्यूला कहा गया है यहाँ पे, एड्रीनल मेड्यूला। एंड द आउटसाइड दिस लाइज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। आउटसाइड वाला जो टिश्यू है उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पे डायग्राम दी है, ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड ये है एड्रीनल मेड्यूला। ओके, एंड ये है हमारी किडनी, और हमारी किडनी के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं, दो बाजू में दो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एड्रीनल मेडुला सिक्रीट्स द टू हॉर्मोन्स कॉल्ड एज एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन। एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन। अब देखो, पहले मैंने एक कंडीशन बता दी थी थायराइड वाले केस में कि उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, पेट नेम भी तो होना चाहिए ना यार। वैसे ही यहाँ पे दोनों साइंटिफिक नेम है। अब कुछ पर्सन, मतलब कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों के दो नाम रख देते हैं। लाइक घर में तो उसको क्लासिकल नेम से बुलाते हैं, लेकिन बाहर जब वो ऑफिशियल तरीके से उसे डिस्क्राइब करते हैं तो उसका कुछ अलग नाम लिखते हैं। तो सेम यहाँ पर बोला गया एड्रीनलिन और एफिनेफ्रिन,
एड्रेनलिन को ही आप एफिनेफ्रिन बोल सकते हो एंड नॉन एड्रेनलिन को आप नॉर एफिनेफ्रिन बोल सकते हो, ठीक है। एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द कैटेकोलामाइंस। याद रखना, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अ कैटेकोलामाइंस। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड एज अ एमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड को एमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? हार्मोन ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट। अब देखो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल है। वेजिटेरियंस अपने कान बंद कर ले। नहीं यार, कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑफकोर्स आपका ड्रीम होगा MBBS करना। MBBS में आपको सर्जरीज तो अटेंड करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में चीर फाड़, ब्लड, किडनी ऑपरेशन तो देखने ही पड़ेंगे। तो नॉर्मली एक बात बता रही हूँ, अगर आप मीट मार्केट में गए हो, वहाँ पर क्या होता है कि गोट्स रखी होती है, जो कि अगर वो आपको फ्रेश चाहिए होता है तो आप रुकते हो। हम 1 घंटा क्या 2 घंटे रुकेंगे, हमको फ्रेश मीट दो भैया। तो वो जो गोट नंबर 1 और गोट नंबर 2 होती है, तो गोट नंबर 1 जो है ना, वो उसको ना हलाल कर दिया वो भैया ने, जिससे हम मीट खरीदने गए, जिसके पास। अब जो उसकी फ्रेंड थी गोट नंबर 2, भाई उसने उसको देखा और उसको महसूस हुआ कि मेरी दोस्त तो कट गई, अब मेरा बचना मुश्किल है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना, कि उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो डर रही है, उसका फियर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में उसका एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा। और ऐसी कंडीशन में हमने तो अभी पढ़ा है ना कि जो हार्मोन्स है वो किसी भी ब्लड में या ब्लड मतलब किसी भी वेसल्स में या किसी भी कैपिलरीज में सिक्रेट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होते हैं। तो ऑफकोर्स वो जो गोट नंबर 2 थी, उसकी फ्रेंड, उसका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सिक्रेट होगा। कैसे सिक्रेट होगा? डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होगा। तो हो सकता है जब गोट नंबर 2 को कोई खरीदे तो वो उसने जो एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रेट किए वो हमारे भी पेट में चले जाए, चांसेस है, डिजीजेस हो सकते हैं, बट रेयर कंडीशन में होता है ये सब, ज़रूरी नहीं है। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम रूमिनेंट से हम कच्चा मीट खाते हैं, है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अच्छे से उस मीट को धोते हैं, फिर उसको मस्त पकाते हैं कम से कम 1-1.5 घंटे तक, फिर उसको खाते हैं। तो उसमें सारे कीटाणु विटाणु सब चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सो ये एक एग्जाम्पल था इस हार्मोन का। These hormones increase the alertness, pupillary dilation. अब pupillary dilation की एक इमेज मेरे पास है, I will show you that. What about the pupillary dilation? This is the pupillary dilation. ये जो pupillary dilation है ना, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो ये ब्लैक बॉल आई बॉल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये देखो, आप डायरेक्ट डायग्राम देख लो ना, ओके आपको इस डायग्राम में समझ जाएगा। देख लिया, ये जो आई बॉल है ना, ये बहुत बड़ी हो गई है, ब्लैक वाली, तो इसे पिपुलरी डायलेशन कहते हैं। बैक टू द टॉपिक, आ गए हम वापस। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। पिपुलरी डायलेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे these hormones increases the alertness, pupillary dilation and the piloerection, raising of hairs, goosebumps डायरेक्टली बोल सकते थे, कितना साइंटिफिकली बताया है। हाँ, भूत देख लो या फिर रात को हॉरर मूवी देख लो भाई, बेस्ट वाली यूट्यूब पे, अपने आप आ जाएंगे वो गूजबम्स। फिर आपको पता चलेगा कि यार मेरा एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट हो रहा है। स्वेटिंग, समर चल रहा है, स्वेटिंग की बात ना ही करे तो बेहतर है। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। ये जो हार्मोन्स है ना, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करते हैं। कैटेकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं एंड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज एंड द concentration of a glucose in the blood. In addition, they also stimulate the breakdown of the lipids and proteins. प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे. ठीक है, अभी हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की. द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 layers, दैट इज कॉल्ड एज द जोना रेटिकुलेसा, इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर. अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, वेट अ मिनट. देखो, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलस बताया यहाँ पे. यहाँ पर आपको एक डायग्राम बताती हूँ. क्या है जोना रेटिकुलरिस. जोना रेटिकुलरिस जो है ये इनर लेयर है. ठीक है, जोना फैसिकुलेटा जो है ये मिडल लेयर है. एंड ये जो है जोना ग्लोमेरुलस, ये जोना ग्लोमेरुलस जो है ये आउटर लेयर है. ये है और ये समझ में आया क्या? नहीं, देखो ये है, नहीं समझ में आएगा, दोबारा बताती हूँ. देखो, जोना रेटिकुलरिस जो है ना ये इनर लेयर है. इनर लेयर, विच इज द इनर लेयर? दिस इज द इनर लेयर. ये इनर लेयर है. ठीक है, याद रखो, बहुत ज्यादा हाईलाइट मार रही मैं. देखो अभी हाँ सफेद हो गया पूरा. ठीक है, हो गया. अभी यहाँ पर जोना फैसिकुलेटा की बात की है तो ये मिडल लेयर है, बीच वाली लेयर. देखो दिख रहा है बीच वाली लेयर दिख रही है. हो गया. अब ये जो जोना ग्लोमेरुलस है ये आउटर लेयर है. देखो आउटर लेयर दिख रही है, दिख गई ना. अंधे थोड़ी है बोलना, हम अंधे तो नहीं है हम, है कि नहीं. सो आगे बढ़ते हैं. फ्रस्ट्रेट ना होइए, कंटिन्यू कीजिए इंटरेस्ट के साथ. ब्रेक ले सकते हैं, ले लो. उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेटेड द मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज द कॉर्टिकॉइड्स. अब कॉर्टिकॉइड्स जो है ना इनका बहुत योगदान है. किन चीज़ों में योगदान है भैया, हमें भी बताइए ज़रा. द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स इनको बोलते हैं. इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, in our body the cortisols is the main glucocorticoids. Okay, and corticoids which regulate the balance of a water electrolytes in our body is called as the mineralocorticoids. हमारी बॉडी में ना कॉर्टिकॉइड्स का बहुत बड़ा काम है. देखो नॉर्मली यहाँ से समझो. The corticoids which are involved in the carbohydrates metabolisms are called as the glucocorticoids. कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करते हैं वो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स होते हैं. इन अवर बॉडी द कॉर्टिसोल्स इज द मेन ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिसोल जो है ना ये मेन ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स है. ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्टिसोल विच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर, वाटर का बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी में, उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. अब एल्डोस्टेरॉन जो है ना ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. याद रखो, देखो, समझो, फिर से वही लाइन पढ़ो. कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उसे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. और कॉर्टिसोल जो है ये मेन ग्लूकाकॉर्टिकॉइड है. और ये जो कॉर्टिसोल्स है जो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के इसमें बैलेंस में हेल्प करते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है इसका मेन जो है वो अल्डोस्टेरॉन है जो कि मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. ठीक है, समझ गया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड. अब हम बात करेंगे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड की. Glucocorticoid stimulates the gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and inhibits the cellular uptake and utilization of amino acids. ये जितना भी मेंशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकाकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को एक्टिव करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को, प्रोटियोलाइसिस को, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक, इनहिबिट करना.
to happen something more slowly, and utilization of amino acid, पेप्टाइड चेन याद है ना, अमीनो एसिड. कॉर्टिसोल की बात करेंगे अब. कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द मेंटेनेंस ऑफ अ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स एज वेल एज द किडनी फंक्शन. कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो हार्ट का सिस्टम आ गया. फिर हार्ट का सिस्टम बोलते हैं ना, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. हार्ट के सिस्टम को कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. Glucocorticoids, particularly cortisols, produces the anti-inflammatory reactions and suppress the immune response, that is a cortisol. Okay, फिर से एक बार. Cortisol is also involves to maintain the cardiovascular system as well as a kidney function. Corticoids, particularly cortisols, produces the anti-inflammatory reaction. Anti-inflammatory reaction क्या होते हैं? बॉडी पे रैशेस आना, बॉडी पे रेडनेस आना, स्किन प्रॉब्लम्स होना. जो ये जो है ना कॉर्टिसोल्स जो है ये ड्रग की तरह काम करते हैं. उसका जो है ना उसको रिड्यूस करते हैं. वो जो स्किन डिजीज आपको हो जाते हैं, रेडनेस, रैशेस, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो तो आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा गूगल से. ठीक है. उसके बाद ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल्स, प्रोड्यूसेस द एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस मतलब ही वही जो स्किन डिजीज मैंने बताया है. दैट इज कौन से स्किन डिजीजेस? रेडनेस, रैशेस एंड ऑल इट्स एक्स्ट्रा. एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना. कॉर्टिसोल. ठीक है. अभी और आगे बढ़ेंगे हम. देखो धीरे धीरे चैप्टर खत्म होते आ रहा है. ठीक है. इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे सब आएगा भाई. ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, है कि नहीं? सब करना चाहिए. कोशिश करते रहो. मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही समझने का. अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे. स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन. आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है यार ये. मतलब क्या ही काम करता है, मतलब कितने काम करता है एक इंसान. ओके. अल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनियल टिब्यूल्स. अल्डोस्टेरॉन जो है ये मेनली रीनियल टिब्यूल्स जो है उसको भी स्टिमुलेट करता है. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस. ठीक है. अल्डोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनियल टिब्यूल्स जो कि किडनी में होते हैं एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड द वाटर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम का वाटर एक्सक्रीशन करता है एंड फॉस्फोरस आयंस का. क्लियर? समझ रहे हो? ठीक है. अब यहाँ पे आगे अल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, उसको मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर. स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स एंड ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्लेज अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर. अब ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से लिसन. देखो यहाँ देखो. लुक, हाईलाइट चेंज कर लेती हूँ ताकि आपकी नज़र बहुत ज़्यादा आसानी से उस पर पड़ जाए. देखो 10. अल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर. स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. Small amount of the androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex which plays a role in the growth of the axial hair. Axial hair में भी androgenic steroids का secretion होता है ना, तो वो growth जो होती है हमारी axial hairs की, pubic hairs की and facial hairs की. अगर आपको इनकी मीनिंग्स नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो. ठीक है. कभी कभी खुद भी कुछ कर लेना चाहिए यार. कब तक आयता खाएंगे, है कि नहीं? तो कुछ नहीं है, बस फेशियल हेयर बोले तो चेहरे के ऊपर के हेयर्स. प्यूबिक हेयर्स बोलेंगे तो अभी समझ जाओ. एक्सियल हेयर बोलेंगे तो फेस के ऊपर के ही आ जाता है वो एक्सियल पार्ट में. एक्सियल हेयर आपके स्कल से रिलेटेड हो. पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड्स. अब हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है ना एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रेट होते हैं, जो मैं आपको बताना भूल गई. एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे मेंशन किया है.
एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, वहाँ से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं विच प्लेज अ रोल इन अ ग्रोथ ऑफ, जो किसकी ग्रोथ को हेल्प करता है, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर। ठीक है, अभी पेनक्रियास की बात करेंगे हम। पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड। पेनक्रियास जो है ये कंपोजिट ग्लैंड है विच एक्ट्स एज द बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन की तरह, इसकी मर्जी भैया, इसको ना कुछ करवाओ आप। वो एक्सोक्राइन भी बोल सकता है खुद को, एंडोक्राइन भी, इसके पास पूरी डिग्रियां है, मतलब एकदम हाई लेवल का ग्लैंड है, पॉपुलर है बहुत, है कि नहीं। पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट्स एज अ बोथ exocrine and endocrine gland. The endocrine pancreas consists of the islets of Langerhans. Islets of Langerhans क्या होते हैं, एक मिनट, आई विल जस्ट टेल यू दैट, टेक अ मिनट। The region of the pancreas that contains its endocrine hormones. जो भी पेनक्रियास के रीजन्स होंगे ना, जहाँ पर से पेनक्रियाटिक हार्मोन्स रिलीज होगा, उससे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, लिखना भी बहुत मुश्किल है यार, रीजन ऑफ पेनक्रियास that contains its endocrine hormone। ये तो मेरी हैंडराइटिंग ना केजी के बच्चे से भी बकवास दिख रही है यार मेरे को। थोड़ा मुश्किल होता है मोबाइल में लिखना, ऐसे नोट्स देख लेते ना मेरे, हैंडराइटिंग देखना मेरी, गजब है गजब। ठीक है, आगे। The endocrine pancreas consists the islets of Langerhans, and there are about 1 to 2 million islets of Langerhans in the normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue। ठीक है, 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू प्रोड्यूस करता है, बोलते रिप्रेजेंट करता है उसको नॉर्मल पेनक्रियास। और देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास, 1 से लेकर 2 मिलियन। अब नॉर्मली आपने सुना होगा कि वो जो स्पर्म होता है ना मेल्स में, उसका अगर एक ड्रॉप भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे लेके देखते हो तो उसमें भी आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म्स मिलेंगे, जैसे रेस कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। अब भूलो मत, वो रेस आपने वॉन की है, तभी आप इस दुनिया में हो, है कि नहीं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, उस रेस से आपने फाइट की थी। स्पेशली बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ रिलीज होते हैं, बट कुछ ही वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, और आप उनमें से एक हो जो आप सरवाइव किए, एंड सबसे पहले जाके ओवम को फर्टिलाइज आपने ही किया है। ओवम को फर्टिलाइज आप ही ने किया है। वैसे तो वो जो रेस है ना वो आपने वॉन की है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम वो कर सकते हैं, अगर हम वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है, तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इस दुनिया में हमारा डीएनए सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ मैच होता है, तो सिर्फ पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो और किसी पे नहीं। फिंगरप्रिंट इस दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं होता। तो यहाँ पर हर बंदा जो है वो यूनिक है, और खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। किसी को कॉपी मत करो ब्रो, खुद का ट्रेंड बनाओ, खुद का, किसी को कॉपी मत करो। आगे बढ़ते हैं, बकलोती बहुत मार ली। The two main type of cells of the Langerhans are called as the alpha and beta। देखो अभी अल्फा सेल जो है ना, the alpha cell secretes a hormone called as a glucagon। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लूकागॉन। अगर आपको पूछ लिया कि पेनक्रियाज में अल्फा सेल है एंड ब्लैंक दे दिया, कौन सा हार्मोन मतलब वो सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है भैया, याद से बता देना टीचर को ना। And which beta, while the beta cell secretes the insulin। बीटा की बात आ गई तो ऑफकोर्स इंसुलिन तो आएगा ही। अब यहाँ पर एक मेंशन नहीं है यार,
डेल्टा, मैं लिखूंगी नहीं उसको, बहुत टाइम चला जाएगा, जान दो लिख ही देती हूँ। डेल्टा सेल, डेल्टा सेल जो है ना सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। व्हाट सोमैटोस्टैटिन, STATIN, सोमैटोस्टैटिन। ये जो सोमैटोस्टैटिन है ना, ये डेल्टा को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो भी नीट एस्पिरेंट्स है ना उनको पूछ सकते हैं कि डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोमैटोस्टैटिन। हैंडराइटिंग भाई मेरी, बस फिदा हो जाओ मेरी हैंडराइटिंग पे। वाइल द बीटा सेल सिक्रेट्स द इंसुलिन, डेल्टा के बारे में भी पढ़ लिया ना, सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करता है वो, याद रखना। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, सीटा नहीं होता, ठीक है, सीटा नहीं होता, डायरेक्ट डेल्टा होता है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ऑफ कोर्स वी नो दैट। एक चेन होती है, चेन लाइक अ स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसी चेन, वेट अ मिनट, ये ऐसे ऐसे चेन लाइक अ स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड की एक चेन होती है, अमीनो एसिड की एक चेन होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को रखने के लिए भी बहुत मेहनत करता है ये। ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल्स दैट इज द हिपैटोसाइट्स। जिंदगी में अगर हिपैटोसाइट कहीं नाम आ गया ना तो याद रखना कि वो लिवर का सेल है। अगर हिपैटोसाइट आ गया ऑप्शन में, अगर आपको किडनी दिया है ना, नहीं करना ब्रो, वो लिवर को करके आना, वहाँ पे लिवर का सेल है। अगर हार्ट को बोल दिया तो हिपैटोसाइट सेल है, तो ऐसा मारेगी ना टीचर, सही में बोल रही हूँ। एंड स्टिमुलेट्स द gluconeogenesis resulting in and the increased blood sugar level that is hyperglycemia। एक कंडीशन बताई थी मैंने, ह्यूमन ब्लड में, बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ना तो किडनी जो है वो उसे एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है यूरिन के थ्रू। अगर यूरिन में आपके शुगर आ गया ना तो बचने के चांसेस मुश्किल है आपके, भगवान ही बचा सकता आपको, बता रही हूँ मैं। और अपने घर में जितने भी एल्डर्स हैं ना जिनको शुगर है, मीठे से दूर रखो भैया उनको। पहले तो बहुत तेजस्वी लोग हैं, मीठा खाने के लिए मरते हैं, एक्चुअली जिन्हें शुगर होता है उन्हें मीठा खाना पसंद होता है, और इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इन एडिशन these hormones stimulates the process of the gluconeogenesis which also contributes to the hyperglycemia. Okay, now glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization and thus the glucagon in hyperglycemic hormone. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, कितनी बार बताओगे यार, पेप्टाइड हार्मोन मतलब अमीनो एसिड। देखो परेशान हो गई मैं बता के, पेप्टाइड हार्मोन जहाँ पर भी आया याद रखना इस चेन को ऐसी एक चेन होती है, ठीक है, ऐसी एक चेन। अरे यार ये चेन बन क्यों नहीं रही, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ऐसे बनाने दो, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे, ओके बन गई हमारी अमीनो एसिड की चेन, ठीक है। ऐसी चेन होती है अमीनो एसिड की, पेप्टाइड हार्मोन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, एक चेन होती है और अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है। आफ्टर दैट आगे बढ़ो, which plays a major role in the regulation of a glucose homeostasis. Okay, insulin acts mainly on the hepatocytes and adipocytes. इंसुलिन जो है ये हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स को ज़्यादा ये करती है, उस पर ज़्यादा एक्ट करती है। एडिपोसाइट्स सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यूज हैं एंड हिपैटोसाइट्स ये तो लिवर के सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यूज एंड इन्हांस्ड द सेल्युलर ग्लूकोज अपटेक्स एंड यूटिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट these is a rapid movement of a glucose from the blood to the hepatocytes and adipose resulting in the decreased blood, ठीक है। होम्योस्टैसिस इन द ब्लड, एक मिनट कुछ छूट गया है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द conversion of the glucose to the glucogen and the glucogenesis in the target cell. Glucogenesis ग्लूकोज की बात कर रही है, ओके।
टारगेटेड सेल की तो हमेशा ही बात की है इसने। टारगेटेड सेल बोले तो पेनक्रियाज बोले तो शुगर का मामला यहाँ पर होने ही वाला है। पैराथायराइड बोले तो कैल्शियम का मामला, थायराइड बोले तो आयोडीन का मामला, ये याद रखना बस। ये टारगेटेड ग्लाइकोजेनेसिस बोला है तो ऑफकोर्स ग्लूकोज से रिलेटेड होगा इन द टारगेटेड सेल्स। टारगेटेड सेल्स पे ये अफेक्ट करता है। द ग्लूकोज that is homeostasis in the blood is thus maintained jointly by the 2 insulin and the glucagon. Prolonged hyperglycemia leads to the complex disorder called as a diabetes mellitus. Of course, ये जो मैंने बताया था कि ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना, फिर किडनी का एक्सक्रीट करना यूरिन के थ्रू शुगर का, दैट इज कॉल्ड एज द डायबिटीज मेलिटस। उस कंडीशन को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशंस ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज द कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। डायबिटिक पेशेंट जो है ये इंसुलिन थेरेपी के थ्रू इनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज आ गई ना, मतलब क्या बोलते हैं, which is associated with the loss of the glucose through the urine, formation of a harmful compounds known as a ketone bodies. So body में ना कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है अगर यूरिन में ग्लूकोज आ गया तो, याद रखना। और कीटोन यूरिया बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कीटोन यूरिया। शुगर अगर आपके यूरिन में आ गया तो उसे कीटोन यूरिया बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। डायबिटिक पेशेंट जो है ये सक्सेसफुली किससे ट्रीटेड होते हैं? इंसुलिन थेरेपी से। इंसुलिन थेरेपी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे ये क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ नहीं है 11th में नहीं है, आफ्टर 12th। सो जो चीज़ जहाँ की है तब पढ़ो तो बेटर रहेगा। अभी नहीं बताऊँगी इसके बारे में। अभी हम गोनैड्स पे आ जाते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं। बस जस्ट लास्ट टॉपिक से ये गोनैड्स, ठीक है। ओके, देखो बोर ना हो, अगर इच्छा है मन में पढ़ने की कर जाओगी कुछ भी, आप टेंशन ना लो। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस, अ पेयर ऑफ अ टेस्टिस इज प्रेजेंट। अ पेयर ऑफ अ टेस्ट, कहाँ हाईलाइट है? A pair of a testis is present in the scrotal sac outside of abdomen of the males individuals. Testis performs a dual function as a primary sex organs as well as the endocrine glands. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी वो काम करती है टेस्टिस मेल्स में, और इसमें किसमें? सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करती है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से वो कंपोज होती है। ओके, एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज। स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज याद रखो भैया, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, ठीक है। द लेडिंग सेल्स और द इंटेस्टाइनल सेल्स विच आर प्रेजेंट्स इन द intertubular spaces produces a group of the hormone called as a androgen. एंड्रोजन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल्स में आएंगे एंड क्या कहते हैं उसे, ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में आएंगे। अभी आगे हम ईस्ट्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। Androgen regulates the development of a maturation and the function of a male accessory sex organs like the epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate glands. Prostate glands. अब इनकी वर्किंग क्या है मैं यहाँ पे एक साफ साफ बता देती हूँ। देखो, ह्यूमन मेल जो है ना, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बाहर होता है, पेनिस, ठीक है। वो जो होता है, अब उसके अंदर ना टेस्टिस होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में होता है वो, ठीक है। और वो बाहर क्यों होता है? बिकॉज पेनिस जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है। बिकॉज एसिडिक फंक्शन फॉर्म होते रहते हैं ना, तो स्पर्म को तो जिंदा रहना है, तो कैसे वो मर नहीं जाएगा क्या? इसीलिए वो पेनिस बाहर रहता है। अब यहाँ पर वासा डिफरेंस एपिडिडमाइसिस जो है ना, ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। वासा डिफरेंस जो है ना,
यहाँ पर स्पर्म आता है. लाइक फैलोपियन ट्यूब्स अगर फीमेल्स में है तो यहाँ पर वासा डिफरेंस मेल्स में है. ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है. एक मिनट, वेट अ मिनट. वासा डिफरेंस का कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर ऐसे इस तरीके की टेस्टीज होती है. ठीक है, हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ. अच्छा, एक मिनट. वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा. अब जब स्पर्म रिलीज होगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि स्पर्म ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसे ना एक फ्लूइडी स्ट्रक्चर. अब स्पर्म में फ्रुक्टोज होता है जो कि एक शुगर का फॉर्म है, लेकिन उसमें फिर भी वाटर एडप्स होते हैं. बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो जो है ना उसमें एडप्स होते हैं. लाइक 60% अगर सेमिनल वेसिकल्स ऐड हो रहे हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी उसमें ऐड होगा. ठीक है, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देगा. तो वो जो सीमेन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, वो थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी. ऐसी चीज़ें होती है उसमें. तो ये भी आपको 12th स्टैंडर्ड में है. बट एक अगर सेकेंड गया होगा, जाने दो, चलेगा, कोई बात नहीं. बस आई इंट्रोड्यूस्ड दैट विद यू. इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बहुत पढ़ना है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. These hormones stimulate the muscular growth of the facial and axillary hairs, aggressive, low pitch of voice. ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है ना, ये सारे इन हार्मोन के अंडर आती है. ठीक है, ओके. अब एंड्रोजन प्लेज अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. एंड्रोजन जो है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बहुत ज़्यादा काम आता है. ये याद रखना. कौन सा हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काम आता है, आपको ऑप्शन देंगे टेस्टोस्टेरोन. मेल्स के ही ऑप्शन देंगे. नीट में ना घुमा के ब्रेन के साथ खेलते हैं आपके. वो मेल्स के ही इसको जितने भी हार्मोन्स है उसके ऑप्शन देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको टेस्टोस्टेरोन देंगे, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग देंगे, ल्यूटिनाइजिंग दे सकते हैं, और फिर आपको देंगे एंड्रोजन. तो आपको एंड्रोजन करना पड़ेगा. ठीक है. So androgen acts on the central neural systems and influences the male sexual behavior, libido. Male sexual behavior क्या बोलते हैं? Libido. Scientific name दिया भैया ने. These hormones produces the anabolic synthetic effects on the proteins and carbohydrate metabolism. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन आ रही है धीरे धीरे. बस कुछ चंद लम्हे और. ओके. ओवरी जो होती है ये फीमेल्स में होती है. फीमेल हैव द पेयर ऑफ ovaries located in the abdomen. Ovaries is the primary female sex organs which produces on the ovum during each menstrual cycle. In addition to the ovary also produces the two groups of a steroid hormone called as the estrogen and progesterone. Yes, अगर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है तो फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन है. अगर मेल्स में एंड्रोजन है तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन है. ठीक है, याद रखना. अब इनके फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे. Ovary is composed of the ovarian follicles and stromal tissues. The androgen is synthesis and secretes mainly by the growing ovarian follicles after the ovulations. The rupture follicles is converted into the structures called as a corpus luteum and which is secreted mainly from the progesterone. मैंने इसके पहले बताया था आपको, ओव्यूलेशन के साथ इंट्रोडक्शन करवाया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के बाद आफ्टर 14 डे में जो ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, वो एग अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा, और अगर नहीं हुआ है तो वो कॉर्पस ल्यूथियम में डिग्रेड हो जाएगा. ठीक है, गल जाएगा वो. और ये सब प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में आता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है, बट पूरी तरीके से डिटेल यहाँ पे दी नहीं गई है. सो आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अपने काम का पढ़ो, बस नोट्स में प्रॉपरली बनाओ, पढ़ो. यही बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, भैया कर लो यार. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए. ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे estrogen produce wide ranging actions such as the stimulation of a growth and activities of the female secondary sex organ.
Estrogen produce the wide action such as a stimulation of a growth को stimulate करता है भाई, to active something. Stimulate का मतलब to active something and the activities of the female secondary sex organ. ईस्ट्रोजन का काम है, जैसे एंड्रोजन का उधर काम है वैसे यहाँ पर ईस्ट्रोजन का काम है. डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ अ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं फीमेल्स में वो भी, एंड हाई पिच वॉइस, आवाज सुरीली मधुर एक एज बाद आती है ना, ये देखो मेरी आवाज, प्यार हो गया होगा आपको मेरी आवाज से. भाग जाओ. द मेमरी ग्लैंड डेवलप्ड, ओके इसमें मेमरी ग्लैंड भी आता है. ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर. ईस्ट्रोजन जो है ना ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है. ऑलमोस्ट इनका सब कुछ सेम ही है, बस हार्मोन्स के नाम अलग अलग हो गया है. अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, इसी के बारे में. प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरॉन ना प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है. लाइक देखो, अगर ना प्रोजेस्टेरॉन की कमी किसी लेडी में होती है तो क्या हो सकता है कि वो उसमें फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन इम्प्लांटेशन जो होता है ना, देखो ओवरी की ना 3 पार्ट्स होती है, फंडस, बॉडी एंड कर्विक्स. सो फंडस में जो होता है ना इम्प्लांटेशन, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में और 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है. अगर किसी लेडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा. तो उसे ना इंजेक्शंस दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, ताकि वो इम्प्लांटेशन कर पाए. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काम आता है. प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स पर भी एक्ट करता है. एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोलाई सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टोर्स द मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन, उसमें भी काम आता है. ठीक है, नाउ फर्दर आगे बढ़ते हुए हार्मोन ऑफ द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अभी जो हमने बाकी के जो 3 पढ़े थे जिनके बारे में उन्होंने बोला, इन एडिशन बोला था इनको, इन हार्मोन्स को, किडनी, हार्ट. देखो मेरे को तो ऐसे ही आता है, हार्ट का एंटी नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, किडनी एरिथ्रोपोएटिन, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ये सब. लिवर नहीं दिया भैया यहाँ पे, ठीक है मत दो, हमारा क्या, हमारा ही काम बच जाएगा. नाउ you know that what we know now you know that about the endocrine glands are their hormones, however the mentioned earlier. Hormones are also secreted by the some tissues which are not endocrine glands. For example, the arterial walls of our heart secreted a very important peptide hormone called as arterial natriuretic hormone. Important है, पूछ सकते हैं हार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो वो आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है. हार्मोन नहीं बोला इन्होंने, फैक्टर बोला है, ANF, विच डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो दिया है यहाँ पे इज सिक्रीटेड विच कॉजेज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. डायलेट होना, फैलना, ब्लड वेसल्स का फैल जाना. दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर. लाइक अगर देखो आपकी वेसल जो है नॉर्मली वो उसका साइज बहुत कम है, यहाँ पे समझो, अगर उसका साइज छोटा है तो ब्लड भी ना बड़े आराम से फ्लो होगा, और अगर ऐसा है ना बड़ा हो गया साइज तो ब्लड बहुत फास्ट फ्लो होगा. इससे क्या होता है ना कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत होते हैं. इसीलिए जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके जो वेसल्स होते हैं उनमें ना कुछ गैप्स आ जाते हैं, या फिर उनका साइज बढ़ जाता है, या फिर उनका डायलेशन हो जाता है, फैल जाते हैं वो, इसकी वजह से होता है ये सब. After that, we will go through our last topic, that is the juxtaglomerular cells of a kidney. Okay, juxtaglomerular cells of a kidney produces a peptide hormone called as a erythropoietin. Yes, I'll tell that.
मैंने आपको वो बताया था. Which stimulates the erythropoiesis, formation of RBCs and endocrine cells present in the different part of the gastrointestinal tract. Why endocrine gland? Wait a minute. Juxtaglomerular cells of a kidney produces the peptide hormone called as the erythropoietin. Erythropoietin नाम का हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है which stimulates the erythropoiesis, formation of RBCs. यार कुछ अलग ही नहीं सुनने को मिल रहा है यार. थायराइड भी आरबीसीज के इसमें इन्वॉल्व था, अब यहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन भी इसमें इन्वॉल्व है. मतलब मल्टीटास्किंग हार्मोन्स है यार ये, सीरियसली. endocrine cells present in the different parts of the gastrointestinal tract and secretes the 4 major peptide hormone, namely gastrin, secretin, cholecytokinins, gastric inhibitory peptide. ये सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल हार्मोन्स है, ठीक है, याद रखना. And then gastrin acts on the gastric glands and stimulates the secretion of the hydrochloric acids and pepsinogen. Gastric acts on the gastric glands and stimulates the secretion of the hydrochloric acids and pepsinogen. Secretin acts, wait a minute. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate ions. Secretin जो है ये मेनली एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ओके, व्हाट इज द cholecytokinin about? What about the cholecytokinin? Cholecytokinin acts on the both pancreas and the gallbladders and stimulates the secretion of a pancreatic enzymes and bile juice. Pancreatic enzyme and bile juice respectively. अब यहाँ पे GIP की बात कर रहे हैं. That is the gastric inhibitory peptide. Inhibits the gastric secretions and mortality. Inhibits the gastric secretion. Gastric का secretion करता है और mortality में help करता है. And several other non-endocrine tissues secretes the hormone called as the growth factor. Other भी endocrine कुछ non-endocrine tissues है जो कि growth factors है. And these factors are essential for the normal growth of the tissues and their rapid regeneration. Okay. Mechanisms of the hormone action. Hormone action का mechanism कैसे होता है? ठीक है. Hormone produces their effects on the target tissues. Hormone produces their effects on the target tissue binding on a specific proteins called as a hormone receptors. ठीक है. Located in the targeted tissue पे located होते हैं. Only hormones receptors present on the cell membranes of the target cells are called as the membrane bond receptors, and the receptors present inside the target cells are called as the intracellular receptors. मोस्टली सारी पढ़ने की बात है. ये जो टॉपिक है ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. Mostly nuclear receptors present in the nucleus and binding of hormones to its receptors leads to the formation of a hormone receptor complex. Each receptors is a specific to the one hormone only, and hormone receptor are the specific hormone receptor complex formation of leads to the certain biochemical changes in the targeted tissues. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या वर्किंग करता है, हार्मोन रिसेप्टर क्या वर्किंग करता है, ये सारी चीज़ें बताइए यहाँ पे. एंड ईच रिसेप्टर इज अ स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर द स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेटेड टिश्यूज. बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं टारगेटेड टिश्यूज पे. ठीक है, ये बात हो गई. Then targeted tissues metabolism and hence the physiological functions are regulated by the hormones on the basis of their chemical nature. Hormone can be divided into the groups. अब यहाँ पे hormones जो है ना ग्रुप्स में डिवाइडेड है. मैंने ऐसे ही पढ़ लिया इसको, आप भी इसको ऐसे ही पढ़ लो, समझ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें. पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन. देखो पेप्टाइड आ गया, पॉलीपेप्टाइड आ गया, प्रोटीन हार्मोन. अब यहाँ पर ये सब प्रोटीन से ही रिलेटेड है. तो ऑफकोर्स इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन. ठीक है. स्टेरॉइड की बात करें तो एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोडायोल एंड द प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, एस्ट्रोडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन. आइडोथायरोनिन, ठीक है, थायराइड हार्मोन है. एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स एग्जाम्पल द
नेफ्रिन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एफिनेफ्रिन। अब यहाँ पर हार्मोन विच इंटरेक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर नॉर्मली, जो हार्मोन ना उसकी मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ नॉर्मली इंटरैक्ट कर जाते हैं, डू नॉट एंटर द टारगेटेड सेल, वो टारगेटेड सेल में एंटर नहीं होते, बट जनरेट्स अ सेकेंडरी मैसेंजर, बट सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। कैसे, इसके एग्जाम्पल्स देखो, साइक्लिक AMP IP3 एंड कैल्शियम प्लस प्लस इट्स एक्स्ट्रा, कैल्शियम प्लस आयंस, एक्चुअली कैल्शियम प्लस प्लस नहीं होता, वो कैल्शियम आयंस होता है, कैल्शियम प्लस आयन बोलोगे आप उसको, विच इन टर्न्स रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हॉर्मोन्स, अभी एक बात सुनो, यहाँ पर अपोजिट है इसका एकदम, हार्मोन विच इंटरैक्ट्स विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एग्जाम्पल स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, इट्स एक्स्ट्रा, mostly regulates a gene expression or the chromosome function by the interaction of a hormone receptor complex, and which genome mostly regulates gene expression or chromosome function, इसके साथ रिसेप्ट करता है, और by the interaction of a hormone receptor complex with the genome. Cumulative biochemical action results in the physiological and development effects. Physiological और development effects के साथ वो काम करता है, और क्या करता है, कुछ भी हो गया, बस आँख रखाएं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ये जो हार्मोन है ना, क्या यार, हार्मोन जो है ना, ये एग्जांपल दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की, ठीक है, ये यहाँ पर आराम से बाइंड कर गया, बिकॉज यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के बाहर थी ना बाइंडिंग साइट, लेकिन वही अगर बाइंडिंग साइट जो है, ये ईस्ट्रोजन एग्जाम्पल दिया है, मेम्ब्रेन के अंदर है, तो उसे कॉम्प्लेक्सिटीज चाहेंगी बाइंड करने के लिए, वही बताया है इसमें। ओके, सो एक बात बोलना चाहूँगी, से कुछ नहीं, थैंक यू, ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय, ओके, जाओ मत, रुको जाओ मत। ओके गाइस, सो प्लीज़ इतना जितना मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ो, समझो, उसके नोट्स बनाओ, एंड नोट्स बना के ना खुद याद करने की कोशिश करो कि आपको समझा कि नहीं, ठीक है, इतना हो गया, फिर आपको क्विकली वो सब याद आ जाएगा। आफ्टर दैट प्लीज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई चैप्टर पे डाउट है तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन उस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।